स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए शुरू करते हैं। डेली की तरह दोस्तों आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर के क्लास आ गए हैं। तो आइए देखते हैं कि जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम है आप उसके लिए कितना प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आइए बात कर लेते हैं दोस्तों पहले प्रश्न के बारे में कि सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है। तो हमको बताना है कि सीएनजी का मुख्य जो घटक है संघटक है वो क्या है। अगर बात करें सीएनजी का फुल फॉर्म के बारे में तो इसका फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होगा वो सीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा। अब अगर बात करें यहाँ पर कि सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है, तो जो सीएनजी का मुख्य जो संघटक है निम्नलिखित में से जो ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, लेकिन राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो होगा वो हमारा इस तरह से करेक्ट रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, जैसा कि कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल बतानी। क्या बतानी है, ट्रेन की औसत चाल बतानी है। तो हमको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ पर हम बात करें कि जो समय दिया गया है वो 29 सितंबर 2022 से दोस्तों और 12:30 बजे तक, 29 सितंबर 2022 से 12:30 बजे से दोस्तों 1 अक्टूबर और 2022 दोस्तों कब, 1 अक्टूबर 2022 को जो 7 बजे तक का जो कुल समय है, यहाँ पे दोस्तों कुल समय अगर निकालते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम 24 घंटे हो जाएगा, 24 घंटे हो गया दोस्तों 29 30 के बाद। अब दोस्तों 30 के बाद हो जाने के बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर 1 तारीख को, तो यहाँ पे 12 घंटे और हमारे ऐड हो जाएंगे, 12 घंटे और हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे 12:30 बजे दिया गया, 12:30 बजे चलकर 7 बजे पहुँचती, तो 12:30 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, 6.5 घंटा। कितना हो जाएगा, 6.5 घंटा। तो टोटल समय हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42.5। कितना आ जाएगा, कुल समय हमारे पास कितना निकल के आ गया, 42.5 निकल के आ गया। अब आइए क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको, कि जो हमारे पास कुल समय निकल के आया था कितना आया था, टोटल समय जो निकल के आया था वो 42.5 निकल के आया था। कितना आया था, 42.5 घंटे निकल के आया था। औसत चाल बराबर दोस्तों औसत गति बराबर होता क्या है कि कुल तय की गई दूरी, तो कुल तय की गई एवरेज दोस्तों हमको निकालना है। तो कुल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2296। और दोस्तों कुल लिया गया समय, तो कुल लिया गया समय दोस्तों यहाँ पे कितना गया, 42.5। अब दोस्तों इसके जब हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों जैसा कि हमने कम समय में इसको पहले से डिवाइड कर रखा है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 42.5 से जब आप 2296 को डिवाइड करेंगे तो जो आंसर निकल के हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 54.0 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ जाएगा, 54.0 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 54.3 किलोमीटर प्रति घंटा जो ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। इसमें हमको समझना क्या है कि 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच का जो समय होगा 24 घंटे, 12 घंटे, और जो 12:30 बजे से लेकर 7 बजे का जो समय होगा दोस्तों वो 6.5 घंटे हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लेंगे। औसत गति का सूत्र जो होता है, औसत बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो दोस्तों कुल तय की गई दूरी हमारी 2296 था, कुल लिया गया समय 42.5 था। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 54.0 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगा। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है। आपका जो घर है दोस्तों, आपका जो घर है वो X पर स्थित है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों X पर, दोस्तों जैसे कि मान लो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं X, ये हमारा क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा दोस्तों। फिर कह रहा है कि और Y पर विद्यालय स्थित है। तो आइए बात करें, X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। X और Y के बीच दोस्तों कोई भी सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं। तो विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है। X के दोस्तों उत्तर में, तो दोस्तों हमारा अगर ये दिशाएं होती हैं, पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। तो सबसे पहले वो X से कहाँ पे जाता है, 60 मीटर, ये 60 मीटर दोस्तों चल करके कहाँ आ गया, हमारा ए पर आ जाता है। कहाँ जाकर 60 मीटर ए पर आ जाता है। उसके बाद 60 मीटर
की दूरी पर है। फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूर्व में 25 मीटर की दूरी जाता है। अब ए से दोस्तों वो कहाँ पे जाता है, बी पर जाता है। कहाँ पर जाता है, बी पर जाता है। कितनी दूरी तय करता है, 25 मीटर पूर्व दिशा में। कहाँ पे दोस्तों, पूर्व। आप लोग देख पा होंगे इधर की ओर है तो पूर्व की ओर हम 25 किलोमीटर जाते हैं। तो ये दूरी हमारी क्या हो जाएगी, ये बी हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं कि फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में। तो दोस्तों फिर क्या क्वेश्चन में कह रहा था, फिर क्वेश्चन में यहाँ पे बता रहा है कि दोस्तों ठीक, अभी क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर फिर से बना दे रहे हैं। ये हमारा x हो गया दोस्तों, x से वो चलता है, कितना चलता है दोस्तों यहाँ पर 60 किलोमीटर। तो ये a पे पहुँचता है, a से फिर वो कितना चलता है 25 किलोमीटर। 25 मीटर जा कर के यहाँ पे ये b मिल जाता है। उसके बाद कह रहा है b पर जाते हैं जो a के ठीक पूर्व में 25 मीटर दूरी पर है। उसके बाद कह रहा है फिर c पर जाते हैं जो b के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है। अब b से दोस्तों c पर जाता है तो ठीक कितनी दूरी पर है ये दोस्तों, ये c हो गया और ये 100 मीटर की दूरी हो गई उत्तर की ओर। तो दोस्तों उत्तर की ओर कहाँ था, अभी आप लोगों ने देखा था ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और साउथ हो गया। तो ये दोस्तों नॉर्थ की ओर 100 मीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों सी से पश्चिम, पश्चिम की ओर किधर दोस्तों, पीछे की ओर पश्चिम दिया गया है इधर। तो पश्चिम की ओर जब हम 25 किलोमीटर चलते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या स्थित है, विद्यालय स्थित है। और विद्यालय को किससे डिनोट किया गया था, वाई से डिनोट किया गया था। तो दोस्तों अब क्या कह रहा है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है, तो हमको बताना है इसकी सही दिशा क्या होगी। तो दोस्तों ये हमारा जो एक्स है, एक्स से कह रहा है कि आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं सही दिशा के बारे में। इसकी जो सही दिशा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसके सही दिशा के बारे में बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों हमारा क्या राइट रहने वाला। आइए देखते हैं, बात करते हैं इसके जो ऑप्शन होंगे। ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा ठीक दक्षिण की ओर जो हमारा घर हो जाएगा। किधर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वाई तो हमारा यहाँ पे था, एक्स नीचे था, तो दोस्तों नीचे की ओर क्या हो जाएगा, हमारा दक्षिण हो जाएगा। तो ठीक दक्षिण जो आप जवाब होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा, जिसको बोलते हैं युगल को क्या बोलते हैं, जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है। 4 गुनी दूरी को दोस्तों स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, कौवा और उल्लू दिया गया है, चील और गिद्ध दिया गया है, कलचिड़ी और गरुड़ दिया गया है, बसंत गौरी और कौवा दिया गया है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा राइट जवाब कौन सा हो जाएगा, तो आइए बात करें तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। चील और गिद्ध जो है दोस्तों ये ऑप्शन हमारे राइट हो जाएंगे। पतंगे, चील एवं गिद्ध जैसे कुछ पक्षी मनुष्यों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से चीज़ें देख सकते हैं, मनुष्य 2 मीटर की दूरी देख सकता है। ये दोस्तों 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं, और जो मनुष्य होता है वो 2 मीटर की दूरी से देख सकता है। तो इस तरह से जो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। आइए सीटेट के दोस्तों जो क्वेश्चन हैं वो इसी तरह के सेम बनेंगे। हम आपको वही प्रश्न करा रहे हैं जो एग्जाम में बारी बारी से रिपीट होते हैं। अगर दोस्तों आपने इसके पहले की क्लास की होंगी तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है बारी बारी से रिपीट हो रहे हैं, वही प्रश्न आपको बारी बारी से मिल रहे हैं, क्योंकि हम आपको प्रीवियस ईयर सेट करा रहे हैं। जो एग्जाम में आपको बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो दोस्तों, वो सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हूबहू पेपर की तरह दोस्तों सेम पैटर्न है, यही पैटर्न आपका एग्जाम में पूछा जाना है। तो आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा दोस्तों क्या दिया गया है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल का नाम चुनिए। मच्छरों द्वारा दोस्तों कौन से रोग हैं जो फैलते हैं, उनके युगल के नाम, उनके जोड़ों के नाम लिखने हैं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों राइट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हमको क्या दिए गए, मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। ये 4 प्रकार के दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। बताना है कि दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा क्या राइट हो जाएगा। तो अगर बात करें यहाँ पर कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, क्या हो जाएगा दोस्तों, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जो दोस्तों हैं ये मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी। किसके द्वारा, मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी। इस तरह से इसका जो पहला ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मलेरिया और डेंगू ऑप्शन जो होगा हमारा राइट रहने वाला है। इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं कि किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिए गया पैमाना छपा है। इसके पहले का दोस्तों जो मॉर्निंग शिफ्ट में हमने आपको एक क्वेश्चन कराए थे उसमें यही क्वेश्चन सेम यही पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ है। तो पैमाना जो है वो 1 सेंटीमीटर 950 मीटर के बराबर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थलों के बीच की मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, 19.2 सेंटीमीटर है, तो जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी क्या है, हमको बताना है कि इसकी वास्तविक दूरी जो होगी वो निम्नलिखित में से क्या हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया गया तुमको, 1950 दिया गया। 1 सेंटीमीटर बराबर 1950 दिया गया है। दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी दी गई है तुमको, 19.2 मीटर दी गई। कितनी दी गई, 19.2 मीटर दी गई। अब हम अगर बात कर लें कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 950 की गुणा कितने से करेंगे, 19.2 से। दोस्तों 19 पॉइंट, तो हमको पता है दोस्तों यहाँ पे 950 मीटर दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पे 19.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो दोस्तों जब हम इनकी मल्टी करेंगे तो मल्टी करने के बाद जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा 18,240 मीटर। कितना आ जाएगा, 18,240 मीटर निकल के आ जाएगा। अब हमको पता है कि 1000 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर के। 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। 1000 मीटर बराबर कितना होता है दोस्तों, 1 किलोमीटर के। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, 18,240 मीटर को हमको किलोमीटर में बताना है। तो सिंपल है दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कैसे निकालेंगे। तो जब 18,240 मीटर को निकालेंगे दोस्तों किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 18,240 को दोस्तों किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारा कितना निकल गया, 18.24 किलोमीटर। 18.24 किलोमीटर जो हमारा आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा दोस्तों। इस तरह से जो ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमको निकटतम बताना था, तो निकटतम के हिसाब से हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। 18 किलोमीटर जो होगा निकटतम आंसर हमारा राइट रहने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है कि किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों को नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया है। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या विवरण दिया गया है दोस्तों। तो बात कर लेते हैं सही जवाब के बारे में। इसका जो क्वेश्चन सही से पढ़ते हैं कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में जो वर्षा है बहुत कम होती है। मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा और पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। छतों की कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो आइए बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में कि इनके ऑप्शन जो होंगे दोस्तों किस तरह से इसके राइट हो जाएंगे। तो यह राज्य कौन सा होगा, जैसा कि हमको क्वेश्चन में बताया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग जो राज्य होगा वो कौन सा हो जाएगा जहाँ पे ऐसी ऐसी सुविधाएं या ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे सही ऑप्शन की, तो राजस्थान जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा हमारा राइट रहने वाला है। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न के साथ में कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला है कि चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। क्या दोस्तों, चार चिनारी जो है एक बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है। चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम बताना है। तो जो चार चिनारी है वो बहुत ही प्रमुख या बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और वो चारों ओर से पर्वतों से घिरा है। तो उस शहर का नाम बताना है दोस्तों जहाँ पर ये स्थित है। तो बात करें सही जवाब के बारे में, तो दोस्तों पहला ऑप्शन हैदराबाद है, दूसरा लखनऊ है, तीसरा मैसूर है, चौथा श्रीनगर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, श्रीनगर रहने वाला है। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और श्रीनगर में दोस्तों जो है डल झील भी एक पर्यटक के लिए आकर्षण का केंद्र है। श्रीनगर में दोस्तों क्या है, डल झील। अगर एग्जाम में आपका पूछा जाता है कि डल झील कहाँ स्थित है तो आप लोग बता पाएंगे कि श्रीनगर के अंदर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। दोस्तों उसकी जो सुनने की संवेदन शक्ति है वो इतनी अधिक होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में भी अंतर कर सकता है। तो आइए बात करें इसके राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों, किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है क्लाथ, दूसरा ऑप्शन है कुत्ता, तीसरा ऑप्शन है बाघ, चौथा ऑप्शन है हमारा घोड़ा। तो इसमें से चारों में से जो पहला सही राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बाघ रहने वाला है। क्या हो जाएगा, बाघ जो है दोस्तों वो पत्तों पर चलने की दोस्तों जो हिलने की और
और घास पर किसी जानवर के चलने की भी आहट को वो अंतर कर सकता है। इसी तरह से जो हमारे ऑप्शन होगा दोस्तों कौन सा हमारा तीसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है। गेहूं दोस्तों मूसला जड़ होती है, मक्का मूसला जड़ होती है, गाजर मूसला जड़ होती है, बांस मूसला जड़ होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर बात करें तो गाजर जो है दोस्तों कौन सी जड़ होती है, मूसला जड़ होती है। गाजर जो होती है दोस्तों मूसला जड़ के दोस्तों होती है। एक पौधे का दोस्तों जो जड़ तंत्र जिसमें मुख्य जड़ें होती हैं जिससे कई शाखाओं की जड़ें विकसित होती हैं, मूसला जड़ प्रणाली कहलाती है दोस्तों। तो गाजर के पौधों में मूसला जड़ तंत्र होता है दोस्तों। गेहूं और मक्का एक बीजपत्री होती हैं जिनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, ये एक बीजपत्री पौधे हैं जिनकी जड़ें कैसी होती हैं, रेशेदार होती हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रेगिस्तान ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जो राजस्थानी दोस्तों जो ओक नामक वृक्ष है इसके विषय में नीचे दिए गए कुछ कथन दिए गए हैं। आइए बात कर लेते हैं कथन के बारे में। तो पहला दिया गया कि यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक है ये दोस्तों आबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है कि इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। कितनी होती है, 4 मीटर होती है। अगला हमारा जो ऑप्शन दिया गया क्या दिया गया है कि इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाए। दोस्तों राजस्थानी ओक वृक्ष के बारे में बात हो रही है। अगला हमारा जो ऑप्शन दिया गया दोस्तों क्या दिया गया है कि इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वर्षों वृक्षों को एक लाइन में एक बाद दूसरे को एक तीसरे को दूसरे को जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। दोस्तों कितने दोस्तों यहाँ पे बता रहा है 50 वृक्षों को अगर हम लाइन टू लाइन लिटाते चले जाएंगे 50 में, तो इतनी लंबाई तक दोस्तों इसकी जो जड़ें होती हैं वो होती हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या दिया गया है कि इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं, इसमें सही कथन है। तो आइए बात करें कि इसका जो सही कथन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बी, सी और ई। तो दोस्तों ई ऑप्शन हमारा इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी और सी हमारे जो ऑप्शन होंगे ये भी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो बी हमारे क्या हैं कि दोस्तों बी और सी। तो दोस्तों जो राजस्थानी ओक कौन सा वृक्ष था, राजस्थानी ओक जो वृक्ष था उसके बारे में है कि इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। अगला है कि इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाए। तो दोस्तों इस तरह से बी, सी और ई जो ऑप्शन होंगे हमारे कैसे हो जाएंगे, राजस्थानी ओक वृक्ष के बारे में राइट हो जाएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों किस राज्य संघ शासित के क्षेत्र के लोग ऐसे हैं जो सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना प्रसिद्ध फेमस है दोस्तों, उनका खाना पसंद करते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। पहला ऑप्शन है कश्मीर, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा ऑप्शन है लक्षद्वीप, चौथा ऑप्शन है पांडिचेरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है दोस्तों, कश्मीर जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो दोस्तों क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों जो उपाख्यान मूलक अभिलेख हैं वो कहाँ प्रयुक्त होते हैं। तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन दिया गया कि बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र पहचान करने में, बच्चे के विषय में निर्णय लेने में। तीसरा ऑप्शन है कि समस्याओं की स्थिति में बच्चों को समाधान प्रदान करने में। अगला अगर ऑप्शन के बारे में बात करें तो दोस्तों बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए देखते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए और डी। तो आइए डी के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और पहला जो ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, क्या दिया गया था कि बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र में पहचान करने में। तो दोस्तों उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होता है किसमें प्रयुक्त होता है, आप लोग इसको आसानी से समझ गए होंगे। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। तो इसके द्वारा आस्था जो है वो क्या जानना चाहती हैं, आइए बात करते हैं ऑप्शन के बारे में दोस्तों। जो इसके ऑप्शन दिए गए हैं क्या दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना,
कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों की पहचान करना, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशलों के विद्यार्थी को पहचानना, विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों का विचार प्राप्त करना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, विषय मसाले के विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना। तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई, अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के बाद उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, तो इसे वो किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। तो इसके जो ऑप्शन दोस्तों दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कि अधिगम का आकलन, दूसरा है अधिगम के लिए आकलन, अगला ऑप्शन है कि आकलन अधिगम के रूप में, अगला है कि अधिगम के दौरान आकलन। तो चारों ऑप्शन में से हमारा जो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन अधिगम के लिए आकलन जो होगा दोस्तों, जिस रूप में वो व्यक्त किया जाएगा तो वो अधिगम के आकलन के लिए व्यक्त किया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन होगा ये राइट हो जाएगा। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको देखने को क्या मिलता है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब, पहला ऑप्शन है कि शिक्षक अपनी पाठ्य योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, अगला ऑप्शन है कि शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए कार्य करे, अगला ऑप्शन हमारे हो जाएंगे दोस्तों क्या हो जाएंगे कि शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ्य योजना को संपादित करे। अगर अगले ऑप्शन के बारे में बात करें हम यहाँ पर तो हो जाएगा शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यों के समझने में सहायता मिले। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रत्यों को समझने में सहायता मिले। तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा इस तरह से राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में बराबर से देखने को मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है कि समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त जो हमारा उपयुक्त उपकरण होगा निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं तो पहला नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, श्रेणी मापनी, मौखिक प्रश्न। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन श्रेणी मापनी, जिसको हम लोग रेटिंग स्केल कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको देखने को मिलता है यहाँ पर कि एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे। तो कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे। तो चारों ऑप्शन में से हमारा पहला ऑप्शन है कि बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, अगला है केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो इसके दोस्तों जो हमारे ऑप्शन होंगे क्या हो जाएंगे, अगर बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला हो जाएगा बच्चों में अभिरुचि जगाना। क्या हो जाएगा, बच्चों में अभिरुचि जगाना। तो दोस्तों आप लोगों को ये कैसे समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दोस्तों, अगर दोस्तों समझ में आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन होंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी जो ऑप्शन होंगे हमारे करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन हमारा क्या था कि बच्चों में अभिरुचि जगाना, दूसरा ऑप्शन था प्रकृति में समावेशी, तीसरा ऑप्शन था हमारा मूल्य प्रभावी। तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या होंगे, इस तरह से राइट हो जाएंगे दोस्तों। तो ए और बी और सी जो होंगे हमारे करेक्ट ऑप्शन रहने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि प्रियंका अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता बनाना चाहती है। वंचित उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। तो जो प्रियंका है वो अपनी विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वंचित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा। तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या रहने वाला है। तो हमारे जो ऑप्शन दिए गए पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, दूसरा है कि वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है कि चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, चौथा ऑप्शन है कि लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर
1 मील की सैर पर जाना जो हमारा ऑप्शन होगा करेक्ट हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा इस तरह से राइट रहने वाला है। तो दोस्तों इसी तरह के जो प्रश्न हैं वो आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। तो आइए पहचान करते हैं इसकी तरह से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो पहला है निरंकुश शैली, अनुज्ञात्मक शैली, समाकलित उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो चारों ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन समाकलित उपागम जो हमारा जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा राइट रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें जो थर्ड ऑप्शन हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सी और डी। तो सी और डी में दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा समाकलित उपागम हो जाएगा और अगला हो जाएगा हमारा प्रक्रिया अभिमुख उपागम। तो दोनों ऑप्शन जो होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। सी और डी ऑप्शन हमारे करेक्ट रहने वाले हैं। आइए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला है कि हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। हमारे व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहला है भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगतिक, भावात्मक और संज्ञानात्मक दोनों। तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। तो भावात्मक हमारा जो जवाब होगा राइट हो जाएगा। हमारे भावात्मक व्यवहारात्मक तंत्र का मूल्य एक भाग है। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, यह कई विषयों को समाकलित करता है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि यह बाल केंद्रित है। तीसरा है यह अनुभवजन्य है। चौथा ऑप्शन है यह शिक्षण आधारित है। तो आइए देखते हैं, बात करते हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। पहला ऑप्शन है हमारा ए, बी और सी। तो आइए बात करते हैं ए, बी, सी में हमारे तीनों ऑप्शन जो होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे, ए, बी, सी। तो दोस्तों ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह कई विषयों को समाकलित करता है, यह बाल केंद्रित करता है, यह अनुभवजन्य है। तो दोस्तों ए, बी और सी जो होंगे तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आइए दोस्तों इस तरह के दोस्तों जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिल रहे हैं। तो आइए इसी तरह से देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हों। तो हमको नीचे जो शब्द दिए गए हैं कम से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन करना है जो पर्यावरण की व्याख्या करते हों। तो आइए देखते हैं दोस्तों हमारा जो इस तरह से राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका कौन सा रहने वाला है दोस्तों। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए, बी और सी। तो दोस्तों पर्यावरण की व्याख्या कौन करता है, ए, बी, सी तीनों करते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जगत करते हैं, जैविक एवं अजैविक करते हैं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक करते हैं। तो ए, बी और सी जो होंगे तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला है कि ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो दोस्तों बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो किसकी ओर संकेत करता है। तो आइए बात कर लेते हैं सही जवाब के बारे में दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है, पाठचर्या के क्षेत्र से बाहर जाना, विशिष्ट स्तर से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, विद्यार्थियों के स्तर के बाहर जाना। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारा थर्ड ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठों में सर्वे और लिखा हुआ है, सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने का अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना। तीसरा ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना। चौथा ऑप्शन हो जाएगा विद्यार्थियों के सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या रहने वाला है। तो आइए बात करें तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने का अवसर देना। तो दोस्तों इस तरह से जो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पे अंत तक बने रहने के धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों हम आपको इस
जितने भी क्वेश्चन 20 अगस्त तक कराएंगे उसमें दोस्तों अगर आप डेली क्लास करते हैं तो 120 प्लस नंबर दोस्तों आपके कहीं नहीं जाने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनमें बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। सभी के सभी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की जो है सबसे प्रभावशाली युक्ति है। तो दोस्तों बात करें, पहला ऑप्शन है व्याख्यान, दूसरा ऑप्शन है प्रायोगिक, तीसरा ऑप्शन है भूमिका निर्वहन, चौथा ऑप्शन है प्रदर्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूमिका निर्वहन जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रहे दोस्तों राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है। तो दोस्तों नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह क्या है। तो पहला ऑप्शन है हमारा सम प्रत्यय उपागम, दूसरा है प्रक्रिया उपागम, तीसरा है समाकलित उपागम और चौथा ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, क्रियाकलाप हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा जवाब होगा जो राइट हो जाएगा, तो प्रक्रिया उपागम जो हमारा जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। तो इस तरह से जो सेकंड ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं। दोस्तों कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोग दोस्तों अगर चैनल पर अभी तक नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 20 अगस्त तक दोस्तों आप लोगों को डेली एक पेपर मिलने वाला है जो आपको हूबहू एकदम पेपर में दोस्तों जैसे पेपर पूछा जाता है सेम आपको 100% वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।